हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक से अपने नेक्स्ट चैप्टर को। साउथ एशिया हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी बातें हैं आपको वो जीएस पेपर 2 में आईआर में हेल्प करेंगी। एक तो मेंस आंसर राइटिंग में, प्लस प्रीलिम्स में आप जैसे देखोगे 2013 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से बड़े बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो इस बुक से डायरेक्टली निकलते हैं। डायरेक्टली लोग परेशान रहते हैं कि आईआर के लिए क्या मटेरियल पढ़े। मटेरियल जो अवेलेबल भी हैं, पवनीत सिंह की जैसे बुक अवेलेबल है वो बहुत बल्कि है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपना बेस यहाँ से क्लियर कर सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें से जो प्रोमिनेंट जिसके बारे में बात होती है वो होती है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके बारे में आपका पूरा का पूरा टॉपिक और बेस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग मुझे ये बता दो, अंकिता, शैली, बिस्मे, सब लोग, कि आपको कोल्ड वॉर वाली कहानी पता है ना पूरी की पूरी? बैकग्राउंड कोल्ड वॉर का सब कुछ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जितना मैंने बताया था, मतलब जितना मैंने पहले लेक्चर में बताया था सब कुछ पता है ना? बताओ। ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी रिकॉल कर सकते हो। कहानी पता है ना बस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा एज इट इज़ सब कुछ चीज़ें बताऊँ, कहानी पता है ना बस, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सुपर पावर्स आए कैसे, है ना, ये पता है ना? तो अब देखो क्या है इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या था, होता क्या है। स्पेशली वैसे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल ना शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ ना तब से ये रोल बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बढ़ गया। टू करेक्टिफाई द राइटर हेयर, मैं राइटर को थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा। बात यहाँ पर सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के कोलैप्स की बात नहीं है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग इस कंटेक्स्ट में पढ़ें कि यूएसएसआर जब से कोलैप्स हुआ तब से उनका रोल क्या है, ये क्या है। ये थोड़ा सा राइटर यहाँ पर गलत मोड़ ले रहा है। मैं राइटर को ठीक करके एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आप सबको। पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो, जब पहला विश्व युद्ध होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट होने से रोकना, ताकि दूसरा विश्व युद्ध है। फर्स्ट विश्व युद्ध को देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग हिल गए थे, बहुत सारी कंट्रीज हिल गई थी, लेकिन सेकेंड विश्व युद्ध हुआ क्या नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हुआ ना? इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस फेलियर थी, ये फेल हो गई। जिस जगह पर, जिस बिल्डिंग में ये लीग ऑफ नेशंस थी ना, उसी जगह पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया तो उसका मतलब ये फेलियर हो गई इसका, क्योंकि जिस एम से, जिस पर्पज से बनाया गया था कि आज के बाद दुनिया में कभी भी ऐसा विश्व युद्ध ना हो, वो एम ही फेल हो गया। तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरे विश्व युद्ध होने के बाद सेम जगह पर, सेम बिल्डिंग पर हमारा आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ बनता है। क्या ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है? अगर आपसे कोई पूछे क्या ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अभी तक जो इसका एम है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना, तो भैया भगवान की कृपा से थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध तो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो क्या सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सेकंड वर्ल्ड वॉर से कब से प्रोमिनेंट में आया? देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो यहीं से प्रोमिनेंस में आया, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग और एक ठोस एक इंटरनेशनल संस्था और ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई होती तो पहला विश्व युद्ध ही नहीं होता। पहले विश्व युद्ध के बाद जो बनी वो फेलियर बनी, क्योंकि वो दूसरा विश्व युद्ध होने से रोक नहीं पाई। लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल है। क्यों? इसकी भी कुछ कमियां हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर क्या कमियां अगर हमें आएगा पेपर में लिखने के लिए, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ हम ना कंक्लूजन में इसको हमेशा सक्सेसफुल लिखेंगे। हमारा चाहे कोई सा भी पेपर हो, स्टेट बीएससी चाहे कोई सा भी पेपर हो, हम लोग सब में इसको यही लिखेंगे कि ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मेजर एम के साथ जिसको ये बनाया गया था कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, इसने आज तक इस चीज़ को एटलीस्ट कायम रख रखा है। चाहे भले ही आप इसकी 100 बुराइयाँ हम लोग कर लेंगे, अफगानिस्तान में क्या ये देख नहीं रहा तालिबान का कब्जा आ गया, या फिर इतनी ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस होती हैं, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, तो
यूक्रेन में इतने सारी ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस करे रशियन सोल्जर्स हैं, तो ये चुप क्यों बैठा रहता है? लेकिन फिर भी कुल मिलाकर हमें बोलना पड़ता है दिस इज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे पढ़ो, इस चैप्टर में पूरा फोकस रखा ना, बिकॉज दिस इज समथिंग यू हैव नेवर हर्ड अबाउट, एंड इसके लिए कोई बेस की जरूरत नहीं है आपको कि आप पहले से कुछ पढ़ चुके हो क्या नहीं पढ़ चुके हो। ये मतलब मैंने जो पूछा था ना कि कोल्ड वॉर की कहानी पता है, तो ये चीज़ बताने के लिए मतलब मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस चैप्टर में ये एग्जामिन करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रीस्ट्रक्चरिंग पर ना बहुत ज़्यादा फोकस करा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर के बाद, ताकि जो नए नए चैलेंजेस दुनिया के सामने आ रहे हैं, स्पेशली यूएसए जिसकी पावर बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड जो है एक प्रकार से यूएसए की वजह से क्या बन गया, यूनिपोलर बन गया, जिसमें एक सिंगल पावर है डोमिनेंस करती हुई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे यूएन के ऑर्गन्स होते हैं, बड़े सारे 6 ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन है जिसके मतलब बारे में ये बोला जाता है कि जब से ये बना है ना 1945 से, तब से ये साला ऐसा ही है, कंटेम्प्रेरी रियलिटी के साथ इसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। नाम है इसका यूएनएससी, आप अक्सर करंट अफेयर में पढ़ते रहते होंगे, पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। करंट अफेयर में वो वाली बातें नहीं आती हैं जो कि इस चैप्टर में आपको बताई जाएंगी। वो कभी भी किसी मैगजीन, चाहे आप विजन उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, वो जितना बेसिक और आराम से जो आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा ना, एनसीईआरटी क्योंकि है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के दुनिया में नोट्स उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आप विकिपीडिया पे चले जाओ, यूट्यूब का किसी चैनल देख लो, आपको, मैं बुक रीडिंग की बात कर रहा हूँ, इस एनसीईआरटी की अगर लैंग्वेज को अगर आप समझ के, तो आप यूएन किसी को पढ़ा पाओगे। आप पढ़ना तो छोड़ ही दो, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसके रिफॉर्म प्रोसेस पे फोकस करेंगे। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसको रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। फिर हम ये देखेंगे भारत का क्या योगदान है या क्या रोल है यूएन में, और इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को किस प्रकार से देखता है, क्या आवाज़ उठाता है या फिर ऐसे ही रहना देना चाहता है। ठीक है, और बाद में ये चैप्टर एक बात पे जाकर कंक्लूड करेगा कि दुनिया जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड से डोमिनेट कर रही है आज के समय में, यानी कि यूएसए जो है वो एक हेजीमनिक पावर है, इस हेजीमनिक पावर को अपनी पावर की मर्यादा ये पालन करते रहे और लांगे ना उस मर्यादा को, तो इसके लिए यूएन कितना इफेक्टिव रोल निभा सकता है। मतलब कुल मिलाकर साफ शब्दों में बोलूँ तो यूएन किस प्रकार से यूएसए की हेजीमनी पर, यूएसए की पावर पर कंट्रोल लगा सकता है, तो यूएन इस काम में कितना सक्षम है या फिर कितना फेलियर है। अब यहाँ पर ये यूएन का लोगो है जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर, कि ये यूएन का लोगो है क्या। यूएन का लोगो ना यहाँ पर आपको सिंपल एक वर्ड लिखना पड़ता है। यार ये देखो, ये जो है ना, ये ऑलिव ब्रांच है, ये जो इस प्रकार का पेड़ बना हुआ ऑलिव ब्रांच है, और ये दुनिया है बीच में, ये पूरी की पूरी दुनिया है। ऑलिव जो है ना वो हमेशा पीस को सिंबलाइज करता है। एंशंट ग्रीस, एंशंट रोम में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता था, स्पेशली जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी ना, ओलंपिक्स खेलों की, उसके अंदर जो ये ऑलिव का पेड़ है ना, ऑलिव की पत्ती जो होती है, इसको पीस के सिंबल की तरह ही मतलब माना जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये ऑलिव की 2 ब्रांचेस, ब्रांच ए, ब्रांच बी, दुनिया को घेरे हुए हैं टोटल तरीके से। तो ये ऑलिव ब्रांचेस ये सिग्निफाई करती हैं कि दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी ली है यूएन ने। आपको कभी भी अगर यूएन का इंट्रोडक्शन या कुछ भी बोलना, प्यारा सा अगर आपको डिफाइन करना हो कि यूएन का, आप एक प्यारा सा डेफिनेशन दो, या मतलब उसका एम बताओ कि ये दुनिया में क्यों है, तो आप बोलना इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी नोन फ्रॉम इट्स लोगो। इट्स लोगो सिंबलाइजेस 2 ऑलिव ब्रांचेस which surrounds this entire world and globe. Which means UN was created to ensure peace all over the world. बस सिंपल। और ये अगर आप में से किसी को डाउट है कि ऑलिव ब्रांचेस क्या हैं, कैसी दिखती है, तो मैं एक बार के लिए बस आपको दिखा देता हूँ। ऑलिव लीव्स, ये, और ये कई लोग स्टाइल की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब कई जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं ना, तो वो अपने सर पे इसको बैंड की तरह भी यूज़ करती हैं। ठीक है, जैसे ऑलिव बैंड जो होता है बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। यूरोप में कई सारे लोग मैरिज वगैरह करते हैं तो वो पहनते हैं इसको, ऑलिव बैंड हेड के ऊपर, ये कुछ इस प्रकार से। ये तो प्रॉपर एक वैसा ज्वेलरी टाइप है।
लेकिन ऑलिव बैंड जो होता है, जो बना रहता है, इससे आप कह सकते हो ऑलिव लीफ बैंड, दिस सिम्बलाइजेस पीस। इसकी बड़ी सारी रिंग्स वगैरह इसी को देकर इंस्पिरेशन लेकर ये बनती हैं, और प्रॉपर तरीके से ये पत्ती कुछ ऐसे होती है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है, इतनी सारी है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात और दिखा देता हूँ। ये है यूएन का लोगो। ठीक है, किसी को अगर कोई भी दिक्कत है, ये है आपके यूएन का लोगो। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। एनसीईआरटी में अगर क्लियर ना दिख रहा हो, ये है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वापस चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला सवाल ये उठता है, ये वाला क्वेश्चन ना अपने आप में, ये वाला क्वेश्चन अपने आप में एक, आप ये मान लो हर स्टेज का ये क्वेश्चन है, हर स्टेज का ये क्वेश्चन है। स्पेशली मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन तो ये है ही है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमें ज़रूरत ही क्यों? आपको पता ना, जैसे कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, आपका ऑन द स्पॉट आपको आंसर बनाना पड़ता है कि आपने कभी, मतलब आप कहते हो यार मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया इस चीज़ के बारे में, लेकिन इस वे में कभी सोचा नहीं मैंने। ठीक है, तो वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वो सबसे पहले कह रहा है हमें रीड 2 कार्टून्स ऑन दिस पेज। यहाँ पर देखो क्या हुआ। एक नीचे इंसिडेंट है, डोंट वरी, आपको इसका कोई बैकग्राउंड पता होने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो, जून 2006 की बात है, इजराइल ने, एक कंट्री है लेबनान, इसको अटैक करा। इजराइल ने लेबनान को अटैक करा। या अगर आपको समझना है ना, वैसे नीचे की कहानी तो आप मतलब कितने सुन तो लोगे। आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी ना, फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर, इराक इन्वेडेड कुवैत, सद्दाम हुसैन वाला, ये याद है सबको? इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था। ठीक है, इसको इन्वेड करा था। ऐसे ही इजराइल ने साल 2006 में, 2006 काफ़ी लेटेस्ट है, काफ़ी लेटेस्ट है, लेबनान को इन्वेड करा। ये कहकर, क्यों इन्वेड करा भाई, क्यों घुस बैठा उसके देश में? सेइंग डैट इट वॉज नेसेसरी, कहता है इजराइल, कहता है कि ज़रूरी था हमारा ये एक्शन लेबनान के अंदर घुसना, ताकि हम ना, लेबनान जो एक मिलिटेंट ग्रुप को पनावा दे रहा था, और जो कि वो मिलिटेंट ग्रुप हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा था, जिसका नाम था हेजबोला, इसको कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस इन्वेजन में, जस्ट लाइक फर्स्ट गल्फ वॉर या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जब हुआ था, जब इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था, इस ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे, इस इन्वेजन में बहुत सारे, आपको पता है मैंने उस चैप्टर के अंदर ये वाली बात बताई थी, हमेशा युद्ध में कभी भी कोई लीडर नहीं मारा जाता, सिविलियंस ज़्यादा मारे जाते हैं, जनता, आम जनता ज़्यादा मारी गई। इसके अलावा लेबनान की बड़ी सारी पब्लिक बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, और कुछ रेसिडेंशियल जो एरियाज़ थे उनके ऊपर तो इजरायली फोर्सेस ने, इजरायली एयरक्राफ्ट में डायरेक्ट बॉम्बार्डमेंट करी। बॉम्बार्डमेंट का मतलब ये होता है कि तोपों से उड़ा देना, क्या कहते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देना, ऊपर से प्लेन से एक बॉम्ब ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब क्या हुआ, इतना कुछ जब हो गया, इतना कुछ जब कर्मकांड हो गया, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास करा इसके ऊपर अगस्त में। हुआ कब ये? जून में। तुम इतनी बड़ी संस्था हो, वर्ल्ड में पीस इंश्योर करने के लिए बने हो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट तुम 60 से 90 दिनों के लिए तुम गायब हो। शर्म आती है? 60 से 90 दिनों के लिए तुम गायब हो, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब तुम तो इतना कैजुअल, मतलब इस चीज़ को ले रहे हो जैसे बगल बैठे पड़ोसी लड़ रहे हो, कोई बात ही ना हो जैसे। तो इजरायली आर्मी जो है उसके बाद इस रीजन से विड्रॉ करती है, फोर्सेस को अपनी वापस ले गई। यूएन ने रेजोल्यूशन पास करा। रेजोल्यूशन जब भी यूएन का पास होता है किसी कंट्री के खिलाफ, याद रखना, किसी भी कंट्री के खिलाफ कह रहा हूँ, अगेंस्ट, जब भी यूएन का एक वर्ड आपको देखने को मिले कि यूएन ने रेजोल्यूशन निकाला है इस कंट्री के खिलाफ, जैसे रशिया के खिलाफ निकाला था अभी यूक्रेन में, जब वो उसके ऊपर अभी इल्ज़ाम लगे कि इसने ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस करे हैं, तो जब भी यूएन का भी रेजोल्यूशन निकालता है किसी कंट्री के अगेंस्ट,
तो क्या होता है कि उस रेजोल्यूशन में ये लिखा रहता है कि ये एक्शन लो, ABC एक्शन लो या XYZ एक्शन लो, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर किसी ना किसी प्रकार की बंदिशें लगाएंगे, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में बोलते हैं सैंक्शंस। ये वाली बात नॉर्मली यहाँ पर समझ में आ गई आपको? मतलब मैं इसके बारे में डिटेल में कभी आपको और बताऊंगा किसी और जगह पर, किसी और मंथ में, लेकिन ये वाली बात समझ में आ गई। UN जब भी रेजोल्यूशन पास करता है किसी कंट्री के खिलाफ, तो वो ये बोलकर करता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन, ABC कंडीशन, XYZ कंडीशन मान लो, वरना हम तुम्हारे ऊपर किसी ना किसी प्रकार की बंदिशें लगाएंगे। बंदिशें जैसे क्या? फलानी कंट्रीज आपसे ट्रेड नहीं कर सकती, आप अपना माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हज़ारों तरह की सैंक्शन, ठीक है। WTO में आपको ये जो है आप उसके मेंबर हो तो ट्रेडिंग आपके ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक में अगर आपका डीलिंग है तो आपके ऊपर मतलब आपको इंटरेस्ट रेट पर हायर लोन मिलेगा आपको और आपकी संस्थाओं को, आपकी सरकारों को। तो इजराइल जब भी सैंक्शन लगते हैं, ऑब्वियसली बात है UN का कोई मेंबर है तो ऑब्वियसली बात है वो UN के बातों का पालन करेगा। इजराइल विड्रॉ कर गया, लेकिन कब? अक्टूबर में, यानी कि जून से लेकर अगस्त तक, जून, जुलाई, अगस्त, इजराइल को जो करना था वो करता रहा। अगस्त के महीने में थोड़ा बहुत UN एक्टिव होता है जब वो रेजोल्यूशन एक पास करता है। सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करना, मतलब तुमने ना इजराइल से कुछ बोला, ना कुछ फोर्सेस भेजी, ना पीस कीपिंग फोर्सेस, जबकि मामला बहुत गंभीर था। मामला दो देशों के बीच में लड़ाई का नहीं था, मामला था इजराइल ने लेबनान को इन्वेड कर लिया। उसके बाद भी तुम्हारे रेजोल्यूशन की पावर बेटा अच्छी तरीके से मुझे औकात तुम्हारी नज़र आ गई। जैसे होता नहीं है कि अब मुझे कोई बाहर का पर्सन ये बोले कि सर आप ना अंकिता को डांटो, अब मेरा उसका सॉफ्ट कॉर्नर है कि भाई मैं क्यों डांटूं, मेरी दोस्त है, मैं क्यों डांटूं। तो मैंने ऐसा कहा अंकिता आंख मार के कि अंकिता मत करो यार ऐसा, यार क्यों कर रही हो तुम ऐसा, उसको बुरा लग रहा है वो करके, वेरी बैड अंकिता। अब ये क्या, उससे मान गई अंकिता, इससे सुधर जाएगी क्या इतने मेरे बोलने से, अगर मैं ऐसी टोन में बोलूँगा तो? क्योंकि मैं खुद नहीं चाह रहा इसका मतलब ज़्यादा फोर्स से वाला वो करके कि अंकिता को मेरी बात का पता चला बुरा लग जाएगा, इस बेवकूफ़ के कहने से क्या होता है मेरी और अंकिता की दोस्ती खराब हो जाएगी। तो जून, जुलाई, अगस्त कुछ नहीं हुआ। सितंबर, अक्टूबर में मतलब उसने विड्रॉ करा। इसका मतलब यहीं पर आप अंदाज़ा लगा लो कितने टाइम उसकी लेबनान में प्रेजेंस रही। यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये देखो कहाँ गया, अक्टूबर, ये अक्टूबर में विड्रॉ करके जाता है, यानी कि पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 3 15, 5 3 15, 150 दिनों के लिए तुम सिर्फ मतलब ऐसा सोच रहे थे क्या कि हम लाइव टेलीविजन पर बैठ के क्या कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं क्या? तुमने समझ में आता है कि पहली बार तुम्हारे लिए कुछ घटना थी कि जब तुमने इराक ने कुवैत को इन्वेड करा, तब तुम कुछ नहीं बोले, समझ में आता है, चलो ठीक है। लेकिन तुम इन्वेजन जब 2006 में इतनी लेटेस्ट 21st सेंचुरी में हुई तब भी तुम कुछ नहीं बोले। 5 महीने तक एक कंट्री दूसरी कंट्री में क्या कर रही है, उसके सिविलियंस के साथ, क्या पब्लिक बिल्डिंग के साथ हो रहा है, तुम मतलब बैठ रहे हो तमाशा देख के कि जैसे मतलब फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी पूछो तो कॉलर उठा के कहोगे मी द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, मी एंश्योरिंग पीस इन द वर्ल्ड, माई लोगो इज ऑलिव ब्रांचेस सराउंडिंग द वर्ल्ड। बातें तुम्हारी ऐसी बड़ी बड़ी, काम तुम्हारे, क्या बोलो, गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर है क्या, ये चीज आपको नजर आ गई, ठीक है। यहां पर है क्या, यूएन का रोल आपको साफ तरीके से पता लग गया इसने करा क्या। अब यूएन में ना टॉप का बंदा होता है दोस्तों, यूएन में टॉप का बंदा होता है। जैसे पूरी यूएन एक संस्था है, हर एक संस्था का जैसे हर एक एमएनसी में एक सीईओ होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, हमारे देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना। ऐसे यूएन में पूरे वर्ल्ड की एक संस्था, कोई तो एक पर्सन होगा जो कि टॉप नॉच लेवल का पर्सन होगा, जिसके हाथ में मतलब नॉट सारी पावर होंगी लेकिन एक वो हेड तो होगा उसका। जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है, चलो ठीक है भाई सारी पावर नहीं है लेकिन फिर भी हेड तो है, कोई दिक्कत हुई कुछ भी हुई तो सब कुछ उसी के नेम में तो करा जाता है ना। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट की तरह इतना वीक भी नहीं है पर्सन जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ।
इस पर्सन का नाम होता है, इसकी पोस्ट का नाम होता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग इसमें गलती थोड़ी सी ये कर देते हैं, मुझे नहीं पता इसके क्या इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर का, लेकिन हमें तो कोई गलती करनी नहीं है। जनरल सेक्रेटरी मत लिख कर आना इसको, ठीक है? हम कोई इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं। यूएन में ना आप मेरे को पता है कि हम लोग हर जगह पूरी लाइफ में जनरल सेक्रेटरी वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर जो इसका जो टॉप नॉच का लेवल का जो पर्सन होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। अब इस बात की क्वेश्चन का गहराई का अंदाजा पता है आपको कब होगा? जब यूपी एसएससी या कहीं पर भी एग्जाम में ना जब 2 ऑप्शन आएंगे, बाकी 2 को तो आप एलिमिनेट कर दोगे। अब आप बैठ के उस टाइम पर सोच रहे हो यार क्या था वो, सेक्रेटरी जनरल था या जनरल सेक्रेटरी था? ये छोटी छोटी चीजें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी भी ट्रैप लेवल बन सकती हैं, और मैं नंबर नहीं कटने देना चाहता कि जिस भी हम एग्जाम में एक बार बैठ रहे हैं वो फिर दोबारा हमारी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए एग्जाम। श्योर शॉर्ट वे में उसमें टॉप रैंक लेकर, सिंगल डिजिट रैंक लेकर हमें निकल के वाइंड अप कर देना उस एग्जाम को, ठीक है? फिर चाहे भले ही स्टडी लीव लगाकर किसी और की तैयारी कर रहे हैं, रिजाइन दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब हुआ क्या, यहां पर आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रही है डिस्ट्रक्शन जो कि इजरायली फोर्सेस ने लेबनान में मचाई और सिविलियंस और पब्लिक बिल्डिंग के खिलाफ, और यहां पर आपको दिख रहा है यूएन का सेक्रेटरी जनरल, जो कि क्या है कि मतलब ये उसके ऊपर प्लेट्स क्यों फेंकी जा रही हैं? ये प्लेट्स पता है क्या काइंड ऑफ, आप ऐसा मान लो ये यूएन को गालियां पड़ रही हैं, ये यूएन के क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पर, ये यूएन की बुराइयां चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन इसने अपनी ये जो दीवारी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में तबाही मची हुई है, तुम अपने ऑफिस के अंदर यूएन की बिल्डिंग के अंदर बैठकर बंद दरवाजे के अंदर तुम यूएन खेल रहे हो हाथ में पकड़कर, तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? और जितने क्रिटिसिज्म आ रहे हैं तुम मतलब बस बाहर से उनको हाँ कर तो रहे हैं, सैंक्शन लगा तो दिए, इससे ज़्यादा क्या कर लें, पीस कीपिंग फोर्सेस हम भेजेंगे तो और भी तो सिविलियंस मरेंगे, ठीक है? मतलब जितनी क्रिटिसिज्म की प्लेट आ रही है हाथ में थाम कर बैठे हुए हैं भाई साहब, ये अपने आप को और बंद करते चल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कह रहे क्रिटिसिज्म दो, हम संभाल लेंगे उनको, हाथ में पकड़ना मतलब संभाल लेंगे। अब इस इवेंट के बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है दोबारा फिर से, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों है? जबकि आपने देखा यूएन एक प्रकार से भैया कभी कभार ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करके नहीं बैठ जानी। एक बात बता रहा हूँ जो कि रियलिटी मैंने आपको दिखाई। अभी तक आपने जितनी नॉलेज गेन करी, एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म फर्स्ट गल्फ वॉर से आपने जो करी थी, एक आपने यहाँ पर करी, ठीक है? तीसरी मैं आपको करवा देता हूँ नॉलेज गेन जिससे आप सब रूबरू होगे। अफगानिस्तान के अंदर भाई साहब तालिबान का रोल चल रहा है। तालिबान भाई साहब, आपको ये पता है, आप कोई बच्चे नहीं हो दूध पीते हुए, है ना? अभी आप माँ का दूध नहीं पी रहे हो अपनी, तो मैच्योर बन जाओ थोड़ा सा, कि आपको सब पता है कि तालिबान जो है ना, वो तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है। तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि चला रहा है इस देश को, जिसने भगा भगा के सिटीजन्स को मतलब मारा, ऐसा करा वैसा करा, आप सब जानते हो। अच्छा, मेरी ये वाली बात यहाँ पर बोलना कि तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, क्या आप लोग सब एग्री करते हो इस बात से, या किसी को कोई संदेह है? हाँ या ना बताओ जल्दी, है ना? तुम्हें, मैं यूएन से कह रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? यूएसए ने मोर देन 40 कंट्रीज का कोलिजन बनाकर, और उससे पहले मोर देन 30 कंट्रीज का कोलिजन बनाकर इराक में घुसकर अटैक कर रहा था। तुम तब कुछ नहीं बोले, तुम यूएसए के सपोर्टर हो, समझ में आता, चलो ठीक है। तुम अब वो कोलिजन ग्रुप नहीं बनवा सकते जब वो तुम्हें जरूरत है कि सारी कंट्रीज ना अपनी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं यूएन में। जैसे इंडिया के बड़े सारे आर्मी और ये सब एजेंट्स जो होते हैं ना, ये यूएन में काम करते हैं, जिसको जैसे इंडिया की याद है श्रीलंका में जो फोर्सेस घुसी थी उसको हम लोग कहते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। ऐसे यूएन में यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस होती है जब दूसरी अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं और अपनी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 200 प्लस कंट्रीज तुम्हारी मेंबर हैं, तुम्हारे संस्था को ज्वाइन करा हुआ है, और तुम वर्ल्ड में मतलब टॉप नॉच लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो,
तुम एक टेररिस्ट ग्रुप को मतलब वाइप आउट नहीं कर पा रहे हो, मतलब मजाक ही चल रहा है। मतलब यहाँ पर तुम टेररिस्ट ग्रुप को कंट्री से वाइप आउट नहीं करवा पा रहे हो। तुमने मतलब सत्ता आराम से यूएसए विड्रॉ हुआ, तुमने कुछ एक्शन नहीं, तुम बुत बनकर देखते रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वहां पर, और यूएसए विड्रॉ कर गया, सारी कहानी खत्म हो गई। उन्होंने औरतों के साथ जो करना था, जो रिस्ट्रिक्शन लगानी थी, तुम बात करते हो डेमोक्रेसी की, तुम बात करते हो प्रोग्रेसिवनेस की, तुम बात करते हो लिबर्टी की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, आज़ादी की, सबको खुली छूट में सांस लेने की आवश्यकता है। तुम शर्म करो, तुम तो जानवरों तक की आज़ादी की बात करते हो। तुम तो ये भी कहते हो फिर कि मतलब कुत्तों को मत मारो, कोई उनको अडॉप्ट करो। तुम तो ह्यूमन राइट्स वॉलेशन के नाम पर खुद ही प्ले कार्ड खेल रहे हो, खुद ही गेम खेल रहे हो। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री को कब्जा कर ले रहा है, तुम मतलब हाथों में चूड़ियां पहनकर ये बैठकर देख रहे हो कि 200 कंट्रीज की फोर्सेस का, संगठन का बैकअप फोर्स मेरे पास है, लेकिन फिर भी हम एक टेररिस्ट को कब्जा होने देंगे वहां पर। और तुम मुझसे पूछो तो क्या है यार, हम ना वहां पर एक्शन नहीं ले सकते जी, वहां पर अगर हम कुछ करेंगे ना तो और सिविलियंस मारे जाएंगे। कुछ एक्शन नहीं ले सकते, कुछ सेंक्शन नहीं लगा सकते। अफगानिस्तान के पास ये वेपन्स, अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स, उनका काम, उनके पास अनाज, ये कहां से आ रहा है? तुम कोई सेंक्शन उनके ऊपर नहीं लगा पाए, कोई भी सेंक्शन नहीं लगा पाए। अब ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए, एक सद्दाम हुसैन वाला, इराक इन्वेजन, और क्या कहते हैं, इराक इन्वेजन कह रहा हूँ सॉरी, कुवैत इन्वेजन जो कि इराक ने करी थी, फिर जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ वो, उसके बाद आपने 2006 में, जून 2006 में इजराइल का इन्वेजन लेबनान में देखा, और तीसरा आप लेटेस्ट आप जानते ही हो इस साल का, पिछले साल का यूएसए का जैसे ही विड्रॉ होना अफगानिस्तान से और तालिबान का उसकी सत्ता पे आ जाना। यहाँ पर है क्या, ये सारी चीज़ें हमें ये दिखा रही हैं कि यूएन अपने आप में एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बार बार फिर से मेरा सवाल चौथी बार फिर यही आ रहा है घुमा फिरा के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फिर जरूरत ही क्यों? लात मारो, बाहर निकलो। जब दिख रहा है सारी कंट्रीज फिर चलो छोड़ के जाओ उसको, अपने अपने ऊपर उससे फोकस करो। कल तो ये तो कुछ भी बात हो जाएगी तो तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब टेररिस्टों को कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम तो फिर भी बहुत बढ़िया चीज़ हो, तुम तो फिर भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हो। ये तो तुम्हें ही साथ नहीं देते, तो चूड़ियां पहनकर देखता रहेगा। तो हुआ क्या, जैसा कि आपने देखा, अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, पूरे चैप्टर खत्म करते हैं फिर देखेंगे, सस्पेंस में रखते हैं कुछ बातें। लेबनान क्राइसिस आपने देखा, इसने 2006 में क्या भूमिका निभाई। आपने गल्फ वॉर देखा, उसमें क्या भूमिका निभाई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप तो अभी सारे इवेंट्स के नाम भी नहीं जानते हो। और आपने तालिबान में देखा कि इसने क्या भूमिका निभाई। यहाँ पर हमें जब ये सारे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे विचार यूएन के खिलाफ जाते हैं। हम ना, हमारा ओपिनियन यूएन के एंटी हो जाता है। यूएन के क्या, हमारा ये जो होता है वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम तो कहते हैं नो नीड। इन सारी घटना को देखते हो हमारा दिमाग तो कहता है देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज अ यूजलेस कंसेप्ट। लेकिन एकदम से हावी होकर अपना बीपी बढ़ाकर ये वाली चीज़ बोल देना कितनी सही है कितनी गलत है, इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को टैकल करेंगे। लेकिन दूसरे हाथ पर अगर बात करें, हमें ये दिखेगा, दूसरे पहलू पे अगर नज़र डालें, कि यूएन जो है, यूएन को फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है आज की दुनिया में। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसमें 100 बुराइयां, 100 कमियां, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को कभी कोई कंट्री, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कोई स्कॉलर डिनाई नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट संस्था अगर वर्ल्ड लेवल पे इस पृथ्वी पर अगर कोई है तो वो यूएन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बड़े सारे लोगों की नज़रों में, इन द आइज ऑफ मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएन एक इनडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन है। इस अंग्रेजी शब्द का क्या अनुवाद होता है? इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि इंसान के अंदर, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहते हुए एक बड़ी पावरफुल कंट्री अपने पड़ोसी वाली छोटी नाजुक लाचारी बेचारी सी पावरफुल कंट्री को कब्जा नहीं करती है। ये चीज़ इंश्योर करवाने में, चलो कई बार आप कुछ कुछ घटना देखते हो, सब में कमी रह जाती है, सब में कोई ना कोई वो रहता है, लेकिन फिर भी यूएन हमें एक होप देता है इंसानियत को लेकर, शांति व्यवस्था को लेकर, और लोगों की और देश की प्रोग्रेस होती जाएगी, इस चीज़ की होप देता है।
होप देता है, लेकिन फिर भी यार जो मैंने ऊपर घटनाक्रम जब मैंने सुने, जब मुझे यूएन से मिलने जाना था, लेकिन जिसमें मुझे इंट्रोडक्शन दिया ये जून 2006 का, गल्फ वॉर का, तालिबान का, मेरा मूड खराब हो गया। मेरा मन तो यही कहता है देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बात वही उठती है, हमें यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन फिर क्यों चाहिए? लोगों की नज़रों से, स्कॉलर्स की नज़रों से, कंट्रीज़ की अलग अलग सरकारों की नज़रों से आज तक ये क्यों नहीं मतलब उतरा है? अब देखो, इस सवाल में बहुत दम है, इसलिए बार बार इसको राइटर रिपीट कर रहा है। पता क्या दम है? देखो मैं समझाता हूँ आपको, ओपन माइंड करके इस बात को सुनना। यार अगर यूएन को वीक मानती सरकारें, वीक मानती अगर सरकारें, तो लेबनान जिसके खिलाफ इजरायली फोर्सेस अत्याचार कर रही थी, लेबनान ये भी देख रहा था यूएन से भीख मांगते मांगते 150 दिन बीत गए, 5 महीने बीत गए, यूएन फिर भी 90 दिन के बाद सैंक्शन तो रिलीज करता है अगस्त के महीने में, लेकिन अक्टूबर तक जाती हैं इजरायली फोर्सेस कंप्लीट तरीके से। लेबनान को तो फिर बाहर निकल जाना चाहिए था। इराक में यूएस ने जब इन्वेड करा सेकेंड गल्फ वॉर वगैरह में, 40 कंट्री से ज्यादा कोलिजन फोर्सेस बनाकर इराक को विड्रॉ कर जाना चाहिए था। मतलब इराक यूएन का मेंबर ना होता आज के टाइम में लेबनान भी ना होता। ऐसे ही जो ह्यूमन राइट्स की आवाजें उठाते हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज क्लेम करती है वी आर प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स सिंस वी फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सिंस वी फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, तुमने जब देखा यूएन बुत बनकर एक हाथों में चूड़ियां पहनकर देख रहा है कि कैसे एक टेररिस्ट ग्रुप एक कंट्री के लोगों पर, उनके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा है, तो फिर जो कंट्रीज छिड़ गई है बाहर निकल जाओ यूएन से। तुम अपनी संस्था खोल लो कुछ बनाकर, जैसे नैम सारी कंट्रीज ने एफ्रो एशियन कंट्रीज ने बना लिया था, ऐसे तुम भी कुछ बना लो। यूएन से तुम विड्रॉ तो कर ही सकते हो, कोई बंदिशें थोड़ी ना है, कर जाओ तुम। सारी कंट्री जो भी जिनको एक दर्द है यूएन को देखकर, एक गुस्सा आता है, तुम सारी मिलकर एक कोलिशन बना लो और अपनी एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, सारे अपने फंडिंग को बनाकर। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात है कि लेबनान छोड़कर नहीं गया, इराक छोड़कर नहीं गया, अफगानिस्तान को बाहर नहीं निकाला गया। जो कंट्रीज चिढ़ती थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर, जिन्होंने ये सब चीज़ें हरकतें होती हुई देखी और जो खुद भी विक्टिम रही हैं बड़े सारे इंस्टेंसेस में, उन्होंने नहीं छोड़ा इसको। चाहे भले यूएन एक्शन लेट ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हैं अपने व्यूज़ को, विचारों को, क्या सही है क्या गलत है ये तो चैप्टर की कंक्लूजन में पता लगेगा। लेकिन चलो, एक हमने फ्लैशबैक में जाकर एक चीज़ डिस्कस कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं यूएन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन यहाँ से। देखो, यूएन को अगर आपको कभी समझाना हो कि यूएन का एम क्या है, तो बीइंग अ पीएसआई स्टूडेंट, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस स्टूडेंट, आप लोगों को हमेशा मैंने एक चीज़ बोली है, नेवर एवर यूज योर टोन एंड ओपिनियन। आपका क्योंकि वो मायने ही नहीं रखता, ठीक है? तुम कुछ भी नहीं हो उनकी नज़रों में, यूपीएससी एग्जामिनर की नज़रों में छोटे छोटे चूजे हो जो मैटर ही नहीं करते, कि पैर के नीचे कुचल भी गया, मुर्गी नहीं बन रहे कल को, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है? आपको अगर किसी भी पॉलिटी और आईआर की टोन में बात कर रही है, हमेशा किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, सारी चीज़ें अच्छी सोचकर लिखोगे, लेकिन वो उस चीज़ की कदर नहीं है, उस चीज़ की कदर नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू वन थिंग कि एक मैकेनिक है जो कि गली नुक्कड़ पे 25 रुपये में टायर ठीक करता है, 5 रुपये में टायर में हवा भरता है, और वो किसी भी गाड़ी बाइक को सुधार सकता है आराम से सस्ते रेट पर। लेकिन वो कितना भी क्लेम कर ले कि मैं एक सारे के सारे गैराज की तिकड़म जोड़कर एक फरारी जैसी गाड़ी खड़ी कर सकता हूं, लेकिन दुनिया में वजूद तो सिर्फ उसी का है जो कि आईआईटी से पढ़ा हुआ है। चाहे भले ही उसको घंटा कुछ भी ना आता हो, चाहे कल को उसकी हाईवे पर अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो वो स्टेपनी खोलकर टायर भी चेंज ना कर पाए, लेकिन फिर भी एक टैलेंटेड मैकेनिक, बस उसके बाद डिग्री नहीं है, तो पॉइंट ये है कि उसकी कोई कदर नहीं है। यही होता है आंसर राइटिंग में, पीएसआईआर में। आपको हमेशा किसी एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप मैकेनिक ही हो उनकी नज़रों में, आपकी कोई कदर नहीं, आपको 3000 से कोई नहीं ज़्यादा देने वाला यही। लेकिन अगर आप बोल दो कि मेरे पास डिग्री है, ये है वो है, तो डायरेक्टली आपको फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी कंपनी उठा लेगी, चाहे घंटा आपको कुछ ना आता हो। तो यूएन जो है, यूएन बना था एक मतलब सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के। सेक्रेटरी जनरल मैंने आपको बता दी हाईएस्ट पोस्ट होती है, सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूएन की, इनका नाम था, अब नाम थोड़े से सेक्रेटरी जनरल के अजीबो गरीब होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, कुछ कुछ आपको फनी भी लगेंगे। इनका नाम था डैग
हैमर्सजोल्ट, हैमर्सजोल्ट, के साइलेंट होता है, डैग हैमर्सजोल्ट, ये सेकंड थे, सेक्रेटरी जनरल बहुत सारे रहे, ये सेकंड थे। बड़े सारे होते हैं, बूट्रोस घाली, जहाँ तक मुझे नाम है, एक कूलर करके कोई था, बूट्रोस घाली, और एक लेटेस्ट जो थे इससे पहले, अभी तो एंटोनियो गुटरेस हैं, उससे पहले थे बैन की मून। ठीक है, मैं नाम दिखाता हूँ एक बार आपको, ये सारे आपको लिस्टिंग क्योंकि पता होनी चाहिए, वो आ सकता है इनमें से कौन सा यूएन का सेक्रेटरी जनरल नहीं रहा। यूएन सेक्रेटरी जनरल लिस्ट, अभी तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रांस से हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल्स, ये मिल जाएगी लिस्ट हमें शायद से। सबसे पहले थे ट्रिग्वेलाई, ये नॉर्वे कंट्री से, ये ध्यान से देख लो, ये ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट थे ट्रिग्वेलाई नॉर्वे से। मैं इसका एक काम भी कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट वेट, मैं इसका इतना सा, हम इसका एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या हुआ, सेव नहीं हुआ क्या? हो गया यहाँ। और ये हैं आपके यूएन के लिस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स। ठीक है, तो ये इसको हम कर देते हैं सेव। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल्स की लिस्ट। ठीक है, और मैं आपको ये पर्सनली अपने हमारा जो ग्रुप है उस पर मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, हमारे फाउंडेशन कोर्स वाले ग्रुप में मैंने ही सेंड कर दिया। ठीक है, तो एक बारी नाम देखते हैं, क्या नाम है इनका। ट्रिग्वेलाई नॉर्वे से सबसे पहले थे। दूसरा डैग हैमर्सजोल्ट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये स्वीडन से थे, थोपड़ा देख लो। ट्रिग्वेलाई क्या करोगे, छोड़ो देख के। डैग हैमर्सजोल्ट म्यांमार से थे। यू थांट तीसरे। चौथे थे कर्ड वेल्डीन ऑस्ट्रिया से, और मैंने बताया ना कूलर करके, हाँ यही थे वो। जेवियर पेरिस डी कूलर पेरू से। बूट्रोस घाली इजिप्ट से। कोफी आनन घाना से। बैन की मून कोरिया से, और इसके बाद अब है एंटोनियो गुटरेस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्वेलाई पहले नॉर्वे, डैग हैमर्सजोल्ट दूसरे, यू थांट तीसरे, कर्ड वेल्डीम चौथे, जेवियर पेरिस डी कूलर पांचवें, बूट्रोस घाली सिक्स्थ, कोफी आनंद सेवेंथ, बैन की मून 8, और 9वें अपने हैं जो कि करंट भी है एंटोनियो गुटरेस, ही इज़ फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, ये हैं आपके एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, स्पेलिंग यू कैन सी हेयर, एंटोनियो गुटरेस। ये कहाँ से हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, नहीं ही इज़ नॉट फ्रॉम फ्रांस, सॉरी ही इज़ फ्रॉम पोर्चुगल, ये पोर्चुगल से हैं। ठीक है, हाँ सॉरी मैं फ्रांस बोल रहा हूँ बड़ी देर से। ही इज़ फ्रॉम पोर्चुगल। ओके, बार वो यार जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, वो क्लिक हो रहा था बार, इसलिए फ्रांस निकल रहा था मुझसे। ठीक है, तो ये पोर्चुगीज से हैं, पोर्चुगीज हैं ये। ठीक है, ये 9th हैं। ठीक है, ये आपको मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अपने 9वें, और ये करंट है। ठीक है, अब बात करो वापस आके, कहाँ गया। इन्होंने क्या बोला, यूएन के एम को समझाते हुए क्या बोला, देखना कितनी प्यारी लाइन है। ये आप यूज़ करना जब भी आपको यूएन का एम समझाना हो, हमेशा हर जगह पर, जीएस पेपर 2 में और पीएसआईआर में। लोग एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ते, लोगों को तो ये भी नहीं पता। कमेंट्स मुझे पूछे जाते हैं ये कौन सी एनसीईआरटी है। लोगों को पॉलिटिकल साइंस की ये भी नहीं पता कि 12th क्लास में एनसीईआरटी होती है। आप उस पर ध्यान दो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूएन वॉज नॉट क्रिएटेड, यूएन इसलिए नहीं बना था कि इंसानियत को स्वर्ग तक लेकर जाया जा सके, इसलिए नहीं बना था, बट बना इसलिए था, उसका पर्पस ये था, स्वर्ग तक लेकर नहीं जा सकते हैं, सॉरी जी, लेकिन इतनी गारंटी दे देते हैं कि इतना प्यार करूंगा जहन्नुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। ये यूएन का एम है। यूएन अपने साफ शब्दों में कहता है, और ये
साफ शब्दों में कह रहा है, कह कौन रहा है, डैग हैमरजॉल्ड उनका सेकंड सेक्रेटरी जनरल। इन्होंने यूएन को एक ऐसे प्यारे वे में डिफाइन करा था, यूएन का पर्पस भाइयों बहनों ये नहीं है कि इंसानियत को, दुनिया को, इस पूरी दुनिया में रहने वाले पृथ्वी के लोगों को, देशों को, कंट्रीज को, गली मोहल्लों को, सबको स्वर्ग तक लेकर जाना। ऐसा भी कोई बड़ा बड़ा हम लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा देश, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जगह जहन्नुम नहीं बनने देंगे, हेल नहीं बनने देंगे, उससे बचाएंगे। अभी कितना, अब ये वही वाली बात है, लेकिन शब्द तो मतलब हैवी कोई भी यूज़ कर जाता है, कितना सही है कितना गलत है, शुरू में ही आपका मूड तो ख़राब हो ही चुका है ये सब सुनकर, बाकी आप जानो, ठीक है। अब क्या है, हमारे देश में कमी नहीं है, हमारे देश में ना इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ओपिनियन दैट यू होल्ड अबाउट कांग्रेस पार्टी, लेकिन इनका एक पर्सन है जिसकी इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, और इसकी बुक को समझने के लिए, इस पर्सन की इसकी बुक है जो कि कई सारे PSIR के लोग पढ़ते हैं, कभी मत पढ़ना, कभी समझ में भी नहीं आएगी, अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा लेकिन वो बुक का एक पेज समझ में भी नहीं आएगा। डज द एलिफेंट डांस, ऐसी कोई करके बुक है। मैं बात कर रहा हूँ शशि थरूर जी की, जानते हो क्या आप इनको, ठीक है। अब इन्होंने हड़प्पा के ऊपर भी कुछ साल पहले कुछ बुक लिखी थी। ये बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत टफ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ना अब तारीफ़ें जानो, ठीक है। ये इतने बढ़िया, ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आई थिंक सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये ना इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, एंड वी शुड बी प्राउड कि इंडिया में कोई ऐसा पर्सन यूएन में ये वाली पोस्ट होल्ड कर रहा है। ही वॉज द फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल, अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल के नीचे, जस्ट नीचे काम करते थे इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन। इन्होंने एक बात कही थी, शशि थरूर जी की ये वाली लाइन भी ठीक है। इन्होंने कहा दुकानों पे जैसी बातें होती हैं, आपको लग सकता है कि ऐसी स्पीचेस और मीटिंग्स होती होंगी यूएन की कि जैसे दो लोग खड़े होकर दुकानों पे बातें कर रहे हैं, जैसे एनुअल सेशन जब जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के होते हैं, जैसे मैंने आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ उसकी रिफॉर्म्स का, ऐसी इसकी टॉप ऑर्गन होता है यूएन जनरल असेंबली। ये ऑर्गन के बारे में आप चिंता मत करो, वैसे ये वाला पेज आप याद कर लेना, आपका कोई भी प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन आराम से 90% एक्यूरेसी के साथ बन जाएगा। ये यूएन, इसके 6 ऑर्गन्स, जनरल असेंबली नंबर 1 सबसे बड़ा, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, ICJ, सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल छठा तो है लेकिन ये सस्पेंडेड चल रहा है, यूएन ने इसको थोड़ा सा सस्पेंड कर रखा है, ये काम नहीं करता अभी आजकल। क्यों नहीं करता, क्या नहीं करता, क्यों बना था? छठा ऑर्गन होने के बावजूद भी हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 5 ऑर्गन है, छठा है लेकिन फिर भी सस्पेंडेड है, तो क्यों सस्पेंडेड है, सब पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे थे शशि थरूर जी की लाइन की, इनका क्या कहना है यूएन के एम के रिगार्डिंग, क्यों बना था। इन्होंने कहा यूएन ना, आपको देखने में ऐसा लगता होगा इसके जो एनुअल सेशन है कि जैसे 2 लोग दुकानों पे खड़े होकर बात कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी पके जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा जैसा कि विंस्टन चर्चिल, कौन थे विंस्टन चर्चिल, किसी को पता है? नाम तो सुना ही होगा, ब्रिटेन कह लो, यूके कह लो, कौन थे? प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री। तो चर्चिल, इन्होंने कहा जैसे चर्चिल ने कहा जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी कि बातूनी लड़ाई ना ज्यादा बेटर है कि लोग हथियार उठा लें या कंट्रीज हथियार उठा लें। क्या यूएन एक बढ़िया चीज नहीं है? क्या एक बढ़िया मैकेनिज्म नहीं है जहां पर वो एक सिंगल प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पर सभी देश एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, वो अपने कोई भी दिक्कत है अगर उनको एक दूसरे में जख्म मारना भी है तो वो अपने शब्दों से मार लें, सामने खड़े होकर क्रिटिसाइज कर ले, पाकिस्तान वहां पर खड़े होकर भारत को क्रिटिसाइज कर ले, भारत खड़े होकर पाकिस्तान को कर ले, रशिया यूक्रेन की धज्जियां उड़ा ले, यूक्रेन रशिया की धज्जियां उड़ा ले, रेदर देन कि एक प्लेटफॉर्म पे आमने सामने डिबेट कर लो, आमने सामने गालियां चल लो, रेदर देन के बैटलफील्ड पे मिल रहे हो और फिर एक दूसरे के देश में या एक दूसरे की छाती में छेद कर रहे हो, उससे तो बेटर ही है। तो इनका ये कहना था यूएन को डिफेंड करते हुए, यूएन के पर्पस को और एम को बताते हुए। ये जो 2 कोट्स हैं हमें ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तरफ इशारा करते हैं, हमें कुछ एक अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ समझाते हैं 2 कोट कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मान लिया भाई कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, हर चीज़ का आंसर नहीं है,
किसी महिला के खिलाफ कोई वारदात हो रही है, किसी कंट्री में कुछ एक हरकत हो रही है, कहीं पर सिविल वॉर हो रहा है, श्रीलंका में सेनालीज और तमिलियंस लड़ रहे हैं, जनता ने कब्जा कर लिया प्रेसिडेंशियल पैलेस पर, हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं है, मान लिया थोड़ा सा इस चीज़ में वीक है कि हर जगह नजरें नहीं लग सकती, सैटेलाइट वाली नजरें ऐसी नहीं है कि हर जगह वो पहुंच जाए, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं लाइक यूएन, वो कंट्रीज को स्पेशली दो मुद्दों के साथ डील करती है, चाहे किसी और चीज़ में करे चाहे ना करें। एक तो प्रॉपर युद्ध होने से रोक देती है और प्रॉपर तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती हैं देशों की, अगर वो शांति व्यवस्था बिगड़ गई है उनके देशों के अंदर, ठीक है। हेल्प करती हैं नेशंस की कि वो आपस में कोऑपरेट कर सके, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज कोऑपरेट कर सके, ताकि ये समझाया जाए कंट्रीज को तुम पॉलिटिकल लीडर्स हो, तुम्हारे लड़ने की वजह से लोगों के लिए लिविंग कंडीशंस तुम्हारे देश में बेकार होंगी, जिससे जो अभी तुम दिमाग, मैन एंड मटेरियल सामने वाले को नीचा दिखाने में, सामने वाले के खिलाफ रणनीति बनाने में यूज कर रहे हो, इसका पैसा, इतना दिमाग और इतना मैन एंड मटेरियल तुम अपने देश की तरक्की में ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। यूएन ये मानता है भैया नेशंस के बीच में तू मैं हो सकती है, किसी किसी प्रकार के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस लाइक रिवर वाटर डिस्प्यूट या बॉर्डर डिस्प्यूट या कोई भी एक कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी भी प्रकार के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कन्फ्लिक्ट अगर है तो बिना सोचे समझे कि इस कन्फ्लिक्ट को अगर हम वॉर में एस्केलेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, दोनों फोर्सेस में, दोनों कंट्रीज की फोर्सेस जब जा रही हैं, आर्मी जब जा रही हैं, पता चला एक कंट्री के पास आर्मी कम है, वो तो जनता को धमका के डरा कर लोगों को, 18 साल के लड़कों को, 16 साल के लड़कों को घरों से उठा कर आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा है। इसके रिपरकशंस, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होना, लोगों की मेंटेलिटी बिगड़ना, स्कूल कॉलेजेस महीनों तक बंद होना, ये डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज आपस में एक दूसरे से युद्ध लड़नी चली जाए, क्योंकि युद्ध इज समथिंग जो कि कंट्री को, एक को नहीं सिर्फ दोनों को, क्योंकि आपको वो याद है मैंने एक रिटेलिएशन वाला कंसेप्ट बताया था आपको, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, सामने वाले को भी बेवकूफ मत समझो, उसके पास भी तुमने अगर सारे शस्त्र छोड़ दिए, मेरे पास एरो है, मैंने सारे एरो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए, लेकिन अब मेरा क्या, अब मेरी बारी भी तो है एरो खाने की, क्योंकि तुम्हारे पास तो पूरे पूरे बच्चे हुए हैं। तो वॉर इज नॉट अ आंसर फॉर एवरीथिंग, ठीक है, कि छोटे छोटे जो कंट्रीज के बीच में एंटागोनिज्म का मतलब काइंड ऑफ यही होता है, तू मैंने कन्फ्लिक्ट हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। वो यूएन उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने इस प्रकार के डिबेटेबल, कंटेंशियस, सरदर्दी वाले इश्यूज को डिस्कस कर सके और पीसफुल सॉल्यूशन उसके लिए फाइंड कर सके, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि रेयरली ऐसा कभी नोटिस करा गया है कि जो वॉरिंग ग्रुप्स हैं, एक नाम बता रहा हूँ, वॉरिंग ग्रुप्स या वॉरिंग नेशंस, मतलब जो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, उनको एक टेबल पे बिठाकर बातचीत मतलब आराम से करवा ली गई हो, ऐसा शायद सही देखा गया, वो ये कह रहा है, ठीक है। बड़े सारे जो डिफरेंसेस हैं दे आर रिजॉल्व विदाउट गोइंग टू वॉर। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल आप इस कंटेक्स्ट में समझ सकते हो कि इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान लिया, राइटर ये कह रहा है, मान लिया कि वो एक सुपर स्टेट नहीं है, सुपर स्टेट का मतलब टॉप नोच कोई अथॉरिटी नहीं है, वो घर के दादाजी नहीं है कि वो सारे मेंबर्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाएंगे, हर कंट्री उनकी बात मानेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक बात मैं बताता हूँ, एक हिंट आप याद रखना प्लीज, में आपको काम आएगी। जब भी आपको कोई सॉफ्ट टॉपिक के ऊपर अगर ऐसा आ जाए कि सॉफ्ट टॉपिक नहीं, सॉरी सॉफ्ट नहीं, कभी किसी हार्ड टॉपिक के ऊपर अगर ऐसा आ जाए कि यूएन ने एक प्रस्ताव पास करा, इसके लिए यूएन का एक कानून है, इंडिया के ऊपर ये वाली जो कंडीशंस है ये बाइंडिंग है, या यूएन के सभी मेंबर्स के ऊपर ये वाली कंडीशन बाइंडिंग है, अगर वो हार्ड टॉपिक है। हार्ड टॉपिक मतलब समझ रहे हो, जैसे क्या, एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो मैरिटल रेप एक ना औरतों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसको हमारा इंडियन जुडिशरी मतलब वो नहीं करता, इसके ऊपर सजा नहीं देता, मतलब काइंड ऑफ ये रिकॉग्नाइज नहीं करता, जुडिशरी नजरअंदाज कर देता है। यार जस्ट बिकॉज कि मैंने एक किसी लड़की को चिकनी चुपड़ी बातें कर अपनी बीवी बना लिया है, अब मैं उससे रोज सिर्फ फिजिकल होने के लिए कह रहा हूँ, और मैं उससे कह रहा हूँ तेरे को होना पड़ेगा, क्योंकि तेरे माथे पे जो सिंदूर है वो मेरे नाम का है, तेरे गले में जो मंगलसूत्र है वो मेरे नाम का है, मैं जो कहूँगा तेरे को वो करना पड़ेगा। मैं लेकिन डेली उसकी जो आत्मा पे वार कर रहा हूँ, क्यों, तो वो उसका क्या, हर एक रिलेशनशिप, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, किसी का भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सारे रिलेशनशिप एक कंसेंट पे चलते हैं। और सोशियोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर एक रिलेशनशिप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है,
एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम PSIR में भी पढ़ेंगे, सोशोलॉजी और PSIR में दोनों का व्यू पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स वगैरह जैसे कहेंगे कोई भी रिलेशनशिप में आप किसी को बांध नहीं सकते, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक बात बताओ, शादी करके कोई मैंने उसको खरीद थोड़ी ना लिया है, कोई खरीद थोड़ी ना लिया है कि मैं रोज उससे रोज सेक्स की अपील करूं। अब उसकी आत्मा मर रही है ऐसा मानने से, बांध कैसे रहा हूं मैं उसको? जा चली जा, बोल दे कोर्ट से जाकर, मैं तो कह दूंगा मेरी वाइफ है, डाइवोर्स ले ले इस बात पे जाकर, जो कर दे, मुझे सजा तो नहीं होने वाली। इस चक्कर में कई लोग, लॉकडाउन में आपने खबरें पड़ी होंगी आती थी कि लोग दारू पी पी के बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गए थे, घर पे रह रह के फ्रस्ट्रेट हो गए थे, दारू सिगरेट मिल नहीं रही है, पनवाड़ी की दुकान बंद और दारू की दुकान बंद। जिस दिन खुली तो लड़कियों तक ने लाइन लगा रखी थी दारू की दुकान पर, फिर पता लगा लोगों को अच्छा ये भी पीती है। ठीक है, तो पॉइंट इज यहाँ पर UN जो है वो एक सुपर स्टेट नहीं है कि जो सबके ऊपर अथॉरिटी दिखा सके। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा था, जैसे हार्ड टॉपिक जैसे मैरिटल रेप का टॉपिक है, इसके ऊपर UN का कानून है। बहुत सारी कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वगैरह मानती हैं, इनफैक्ट हमारे आई थिंक कुछ नेबर भी मानते हैं, श्रीलंका वगैरह शायद से मानते हैं, आई एम नॉट श्योर, बांग्लादेश ऐसे मानता होगा, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इसके ऊपर, मैं बताऊँगा, मैंने विजन में कहीं पढ़ा था तो थोड़ा सा याद आ रहा है। लेकिन ये जो कंडीशन अगर इंडिया अभी तक नहीं मानता, इसका मतलब ये बाइंडिंग तो नहीं है, ये बाइंडिंग तो नहीं है। तो बड़ी सारी UN की जो कंडीशंस, आप ऐसा मान लो जब भी आपको ये कभी ये वर्ड दिख जाए ना, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, प्लीज़ ये इस बात को ध्यान में रख देना, गांठ बांध लो इस बात की, 95 to 90% टाइम्स जब भी बाइंडिंग वर्ड दिख जाए कि UN की ये वाली जो चीज़ है वो बाइंडिंग है, एक्सेप्ट कि कोई ऐसी चीज़ की मतलब सरकार जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकती, दिस इज द बाइंडिंग। तो ऐसा थोड़ा लॉजिक वहाँ पर लगाना कि हाँ ये बाइंडिंग है। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस अगर UN में बोल रहा है कि इतना लेवल डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया जैसी कंट्री को गिराना ही पड़ेगा अपना कार्बन एमिशंस का, तो भैया ये बाइंडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया की, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ साउथ डिबेट चलती है ना, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट चलती है कि हम लोग ये बोलते हैं तुमने तो अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद प्रोग्रेस पूरी कर ली, तुमने तो सारा वर्ल्ड को मतलब क्या कहते हैं उसकी तो मतलब तुमने बैंड बजा के रख दी, जब हमारी डेवलपमेंट की बारी आई तो तुम नई नई टर्म ये क्या कहते हैं कार्बन क्रेडिट, क्या कहते हैं कार्बन एमिशंस, एनवायरमेंटल एमिशंस, ओजोन होल, इंडिया कहते हैं तुमने तो बैंकर नाम भी नहीं सुने हमने यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, तुमने अपनी डेवलपमेंट कर ली, वो कर ली, तुम करो ना, तुम हमें पैसा दो फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, कि हम अपनी कल को स्कूल के बच्चे जो CNG वगैरह से जाते हैं, जो वो धड़ धड़ करके धुआं फेंक रही होती है, जिससे छोटा छोटा मतलब हर एक वैन का ऐसा धुआं जो कार्बन वो जाके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, तुम लेटेस्ट मशीनरी दो हमें, फिर क्यों पीछे हट जाते हो? बाइंडिंग रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सबसे पहले UN में अपील डाल दोगे कि डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा बोलो वैसा बोलो कि वो पीछे हट जाएं, ये नहीं मानने वाली बात, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये क्या है कि UN जो है, चलो मान ली कि ऐसी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे कंट्रीज को एक समझौते के लिए आगे बुला सकती है आगे। जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब बना, अब इंडिया का और फ्रांस का एक मिलकर ये एक प्यारा सा आइडिया था, सबको एक एक करके बात करने जाते तो भाई पता चला सबका टैक्स बर्डन पड़ जाता। मोदी जी तो फ्लाइट लेकर 150 कंट्रीज उड़ते रहते सबको समझाने के लिए, UN गए, वो सारी कंट्रीज को बुलाया, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा, ये हमारा आइडिया है, साइन करो, गुरुग्राम में हम लोग हेडक्वार्टर खोल रहे हैं इसका, और जो भी ट्रॉपिक्स कंट्री हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, 23.5 डिग्री साउथ तक, जो भी इस सन लेयर के अंदर जो भी कंट्रीज वो लाई करती हैं, तो मजे करो सोलर एनर्जी के, क्यों अपनी बिजली वगैरह वो वेस्ट कर लो। डेवलपिंग कंट्रीज तो ऐसे प्रोग्रेस करो, सूरज सोलर एनर्जी का फायदा उठाओ। बाद में फिर सबके लिए खोल दिया गया एग्रीमेंट। थोड़ा सा संघीय प्रेसिडेंट था ट्रम्प, वो बाहर भी निकल गया था बाद में, लेकिन US ने फिर से आई थिंक ज्वाइन कर लिया है इसको, जब जैसे ये नए जो बाइडेन जब बन गए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर UN जो है, UN खुद कहता है कि हम बने हैं, और हम बने किसके लिए? स्टेट्स के लिए, यानी कि नेशन स्टेट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट जो हैं वो एग्री भी करते हैं कि जो तुम्हारा क्रिएशन हुआ है वो सही प्रोसेस से हुआ है और हमने ही तुम्हें क्रिएट करा है। तो जब एक बार आप क्रिएट हो गए हो, मेंबर स्टेट जो हैं वो पीसफुल तरीके से आपके प्लेटफॉर्म पर आकर, आप इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो जहाँ पर अपनी समस्याओं को हम लोग पीसफुल तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आज दोस्तों हमने एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल से UN का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या इसको पढ़ा, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।